हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक इम्प्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी जो है अपडेट आपको डेली बाय डेली मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, इसे पढ़िए फिर वीडियो रोक करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, मैं यही कहूँगा कि क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए और फिर सॉल्व करने की भी कोशिश कीजिए। जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं और कहाँ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसे पढ़िए फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। तो चलिए, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपने इसे पढ़ लिया होगा और वीडियो रोक करके सॉल्व करने की भी कोशिश की होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो एक व्यापारी 3 प्रकार के संतरे जो है 70 रुपए, 60 रुपए और 40 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदता है। वह उन्हें वजन के अनुसार 1:2:3 और 3 के अनुपात में मिलाता है और 20% पर बेचता है। तो वह संतरे की किस कीमत पर बेचेगा। वो हमसे डायरेक्टली पूछना चाह रहा है कि अगर 3 प्रकार के संतरे हैं और उनको क्या किया जा रहा है, वो मिला दे रहा है आपस में, तो उनकी एवरेज प्राइस क्या होगी। और एवरेज प्राइस जो आ जाएगी हम उस पर क्या करेंगे, 20% प्रॉफिट करके कमा के बेच देंगे उसे। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दिया क्या क्या है, हम मान लेते हैं कौन कौन से A, B और C हैं, 3 प्रकार के फल हैं। इनकी प्राइस क्या है, प्राइस इनकी है 70 रुपए किलो और इसकी 60 रुपए किलो और इसकी 40 रुपए पर केजी है। चलिए लिख देता हूं मैं। और उन्हें वजन के अनुसार 1, 2 और 3 के अनुपात में मिलाता है। तो इनका वेट हम कितना रेशियो है, वेट कितना है इनका, कह रहा है 1, 2 और 3 की रेशियो में है। कितने में, 1 और 2, 3 की रेशियो में है। तो हम मान लेते हैं इनका वेट कितना है, x है, इसका वेट 2x kg है, इसका x kg, इसका 2x kg और इसका 3x kg। ठीक, अब प्राइस और वेट का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल कंजप्शन मिल जाएगा, हमें कितना हमने खर्च किया है। तो एवरेज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इनका इसमें गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 70x प्लस 60 दूना 120x प्लस 4×3 = 120x। एवरेज प्राइस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके वेट से भाग देना पड़ेगा। तो कितना टोटल, x, 2x और 3x। तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज प्राइस पर केजी, एवरेज प्राइस पर केजी हमें मिल गई। ठीक है, अब ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 70x प्लस 120x प्लस 120x कितना हो जाएगा, ये 120 दूना 240 और 70 310x होगा। 310x बटा 6x, x कैंसिल, किससे कटेगा, 2 से और कट जाएगा तो कितना आएगा, 155/3। कितना आ गया, 155/3। एवरेज प्राइस है इनकी रुपए पर केजी। एवरेज प्राइस हमारी कितनी आ गई, 155/3। तो कह क्या रहा है यहाँ पे कि 20% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, हमारी जो एवरेज कॉस्ट प्राइस आ गई कितनी आ गई, एवरेज कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी आ गई, 155/3। मतलब 155 रुपए में वो अगर बेचता है तो उसे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, लेकिन हमें क्या करना है, 20% की प्रॉफिट पे बेचना है।
ठीक है, तो 20% की प्रॉफिट, 20% का मान कितना होता है? 1/5। अगर हमारा सीपी 5 है तो 20% का प्रॉफिट मतलब एसपी कितना हो जाएगा हमारा? 6। ठीक, तो हम 20% के प्रॉफिट पे बेचेंगे तो कितने बेचेंगे? 20% प्रॉफिट पे। तब क्या होगा? हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 155/3। 20% मतलब क्या? 5 का सामान 6 में, तो 6 में बेच रहे हैं 5 का सामान, तो सॉल्व कर लेते हैं। 5 × 15, 5 × 5, 3 दूनी 6। तो हमें कितने में बेचना पड़ेगा? 62 रुपये पर केजी। कितने में? 62 रुपये पर केजी में बेचना पड़ेगा। तब हमें जाके क्या होगा? 20% का प्रॉफिट अगर हमने सारा बेच दिया तो। ठीक है, अब ये सोच रहे हैं कि 6/5 कहाँ से आया? ये मैंने बताया ना कि यहाँ पे देख लीजिए एसपी एंड सीपी का रेशियो कितना आ गया? 5, 6 रेशियो 5 आया। तो 5 का सीपी तो हमारा दिया है ना, कितना है? 155/3। अगर 5 यूनिट का मान 155/3 तो 1 यूनिट का मान कितना है भाई? 1 यूनिट का मान कितना? 5 × 15, 31/3, तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 62 हुआ ना? यही तो हमने किया है। 5 की वस्तु कितने में बेच रहा हूँ? 6 में, तो 6/5 मैंने लिख दिया। तो समझ में आ गया होगा आपको ये कैसे आया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए, फिर वीडियो रोक करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ करना कैसे। मैं यही कहूँगा कि आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जितना हो सके आप ध्यान से पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। कह रहा 4 महिलाएं किसी कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकती हैं और 24 पुरुष उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 8 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर कार्य शुरू करते हैं और 8 दिनों बाद 3 और पुरुष उनके साथ जुड़ जाते हैं। अब शेष कार्य को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे? तो एक बात बताइए, हमें टोटल वर्क चाहिए। अगर हमें कार्य चाहिए कि कितना कार्य किया है, तो हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? इफिशियंसी की एंड टाइम की। यहाँ पे तो उसने टाइम दे रखा है लेकिन इफिशियंसी नहीं दे रखी है उसने। ठीक है, लेकिन हाँ उसने बताया है कि 4 महिलाएं किसी कार्य को 48 दिन में और 24 पुरुष इसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब 2 लोगों का दिया हुआ है इसने। तो हम वहां से क्या निकाल सकते हैं? महिला और पुरुष की इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही कार्य कर रहे हैं। ये बात ध्यान देनी है, दोनों एक ही कार्य कर रहे हैं। तो चलिए मान लेते हैं हम, माना पुरुष की इफिशियंसी एफ मेल मान लिया एम इफिशियंसी, और महिला की इफिशियंसी कितनी होगी? एफ मान लिया, फीमेल है तो एफ मान लिया। ठीक, अब आप बताओ कार्य बराबर क्या होगा? इफिशियंसी इनटू टाइम, यही तो होता है। इफिशियंसी कितनी है? अगर एक महिला की इफिशियंसी एम है, एक की बात हो रही है, एक महिला और एक पुरुष की इफिशियंसी, पुरुष की इफिशियंसी एम और महिला की एफ। अगर एक महिला की इफिशियंसी एफ है तो 4 महिलाओं की कितनी हो जाएगी? 4F। इफिशियंसी हमारी हो गई। अब टाइम कह रहा है कितने? 48 दिनों में पूरा करते हैं, तो हम क्या करेंगे? 48। अब हमें मिल गया क्या? कार्य। अब यही कार्य बोल रहा है 24 पुरुष किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो 24 पुरुष कितना है? तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ 24 पुरुष हैं, तो 24, एक पुरुष कितना है? एम है, तो 24 पुरुष कितने होंगे? 24M। कितने दिन काम करते हैं? 18 दिन। तो क्या हो गया? हमारा काम कंप्लीट। ये भी कार्य आपस में बराबर कर देते हैं। तो 4F गुणित 48 बराबर कितना? 24M गुणित 18। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? एम और एफ का रेशियो मिल जाएगा।
एम और एफ क्या है हमारा, इफिशियंसी है, उनकी रेशियो मिल जाएगी। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, कितना होगा 24 दूना 48 और 2 9 18। तो हमारा आ कितना गया, एफ वाई एम कितना आ गया 9/4 आया कि नहीं। क्या किया हमने कि 9 सॉरी 4 को इधर ले गए, एम को नीचे लेके आए, तो कितना हमें ये मिल गया, एम और एफ का रेशियो कितना मिल गया, एफ एम एम का 9 और 4। चाहे तो हम एफ को 9x मान सकते हैं और एम को 4x मान सकते हैं, मतलब इसकी इफिशियंसी 9x है और उसकी इफिशियंसी एम की इफिशियंसी कितनी है 4x है। ठीक, तो अब कह रहा है कि 8 पुरुष और बाहर महिलाएं किसी मिलकर कार्य को शुरू करते हैं। तो 8 पुरुष हैं, 8 मेल प्लस 12 फीमेल किसी कार्य को कितने दिन, 8 दिन करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कुछ पुरुष और आ जाते हैं, तो 8 दिन में कितना कार्य हुआ, इतना कार्य हुआ। और फिर कह रहा है कि 3 पुरुष और आ जाते हैं, तो 8 पहले थे, अब कितने हो गए, 11 मेल हो गए, फीमेल उतनी है 12F। अब टाइम पूछ रहा है कितना काम होगा, तो हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं टी, टाइम टी मान लिया हमने। लेकिन अब ये क्या हो गया, टोटल काम कंप्लीट हो गया। और क्या कह रहा है, टोटल काम हमारा कितना था, या तो हम ये ले लीजिए या तो ये ले लें, काम तो यही है ना भाई, चाहे ये कार्य ले ले चाहे ये कार्य ले लें, दो आपस। तो कार्य हमने क्या हुआ, टोटल कार्य हमने ये ले लिया 24 m गुणते 18। अब m का मान रख देते हैं हम कितना 4x। तो 4x रखा है m की जगह, तो 8 चौका 32x हो गया। f की जगह कितना होगा 12 9 108 x गुणते 8 प्लस m की जगह कितना 4x, तो 11 चौके 44x प्लस 12f की जगह हम 9x रख दिया, f की जगह 9x, तो 12 9 108 इंटू टी टाइम, तो टाइम है यही तो हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे कितना होगा 24, m की जगह कितना रखना है हमें 4x, तो x रख दिया इंटू 18। सॉल्व कर लेते हैं, तो कुछ कटेगा कुछ, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तब 140x गुणते 8, यहाँ कितना आ गया, यहाँ x था सॉरी, 144 8 152x इंटू टाइम, यहाँ कितना हो गया 24 गुणते 4x गुणते 18। तो ये x सब में है, तो x x कैंसिल हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था ना कि x का मान हम नहीं भी मतलब 9 और 4 अगर रख देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, x ना भी लेते तब भी कोई में प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि बाद में ये कट जाता है, अगर रेशियो की बात आएगी तो ये कट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 अट्ठे 32, 4 छंग 24, 2 से कटेगा 19 और यहाँ 3। अब सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ कितना हो गया 140 बच गया प्लस 19t, यहाँ कितना 4 तिहाई 12 18, 18 चौक 72, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 216। तो यहाँ कितना बच गया, यहाँ हो गया 56/19, कितना 40 16 कितना सॉरी 60 16 76 होगा, 19 चौक 76। तो टी का मान कितना आ गया हमारा 4 डे में चल रहा है, तो कितना होगा 4 डे। मतलब कहने का जो शेष काम बचा है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा 4 दिन में। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर वीडियो रोक करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, लेकिन आप इसे पढ़िए और फिर सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर सॉल्व करते हैं आप तो आपके गलतियां पता चलती हैं कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं और कहाँ नहीं करनी चाहिए अगली बार। ठीक है, अब करिए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे।
चलिए आपने पढ़ लिया होगा, वीडियो रोक करके सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है आयत की लंबाई वृत्त की व्यास के बराबर है। आयत की लंबाई क्या होती है? एल, और वृत्त का व्यास क्या होता है? डी से डिनोट करते हैं हम, ठीक है। और आगे कह रहा है और चौड़ाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर। चौड़ाई को हम किससे? स्मॉल डी से। और वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? आर। इतना उसने दिया है। कह रहा है वृत्त की परिधि आयत की परिधि से 6 सेमी अधिक है। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है? लिख लेते हैं वृत्त की परिधि आयत की परिधि से, कह रहा है परिधि से 6 सेमी अधिक है। कौन 6 सेमी अधिक है? वृत्त की परिधि। अगर इसमें भी हम 6 जोड़ दिया तो क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो गए हैं, क्योंकि ये 6 सेमी आयत से अधिक था तो हमने आयत को भी 6 सेमी दे दिया, तो आप तो बराबर हो गए। अब वृत्त की परिधि, और इधर लाते हैं आयत की परिधि। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। और आयत की परिधि क्या होता है? 2L+B बराबर कितना आ गया? 6। कितना समझ में आया? और हम मान रख देते हैं 2 पाई का मान 22/7। आर को ऐसे ही रहने देते हैं, सारा फॉर्म आर में चेंज कर देते हैं। वृत्त का व्यास कितना बराबर होता है? डी बराबर कितना होता है? 2R। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 2R। लंबाई जो है वो 2R के बराबर होगी, -2। ये कितना हो जाएगा? 2R प्लस B जो है वो R के बराबर है। सॉरी 2R होगा, 2R ही मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये कितना होगा? 2R/6 बराबर 6। सॉल्व कर लेते हैं। R सब में कॉमन है तो हम क्या करते हैं? R को कॉमन ले लेते हैं। तो R को अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना हो गया? 44/7 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा? 3R, 3 दूनी 6। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 6। R कॉमन ले लिया हमने जबकि, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो गया हमारा कितना? 7 छंग 42, 44 में से 42 गया 2/7 बराबर 6। तो 3 2 3 6, तो R बराबर कितना आ गया? 21 आ गया। अगर R का मान 21 हो गया तो वृत्त की परिधि क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा भाई? आप ही बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? πr² होता है। तो 22/7, R का मान कितना है? 21, 21 दो जगह रख देते हैं कि 21 का स्क्वायर है। तो ये कितना आ गया? 7 त्रिक 21। 21 और 22 का गुणा अगर हम करते हैं तो कितना आएगा? 21 21 से ही हम 441 प्लस 21 कितना हो जाएगा? 462 गुणित 3, 4 3 1200 हो गया, 6 त्रिक 18, तो 1380 और 3 दूनी 6, 1386 हो गया। कितना हो गया? 1386 सेमी स्क्वायर। क्योंकि सेंटीमीटर में है तो सेमी स्क्वायर, कौन सा हमारा सही होगा? डी। यहाँ पे आपको गुणा करते वक्त ये ध्यान है, 400 का गुणा करोगे तो अगर 3 में तो 4 दूनी 8 दूनी 12 हो जाएगा, 1200 हो गया। अब यहाँ पे 60 है, मैं यही मान चलता हूँ 60, तो 6 त्रिक 18 180 हो गया। तो 1200 और 180 कितना? 1380 हो गया। और यहाँ कितना? 3 दूनी 6, 1386 हुआ कि नहीं हुआ? तो इतना आपको नहीं करना, जितना मैंने ये लिखा है कहानी उतना आपको लिखना नहीं है भाई। लेकिन ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि डायरेक्टली आप इसमें से काफ़ी चीज़ें कम कर सकते हो। ये इतना लिख लिया आपने, डायरेक्ट इतना लिखा और सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है कि इतना लंबा प्रोसेस कि आपको करना कैसे, जाके समझ में आ गए। अगर आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो आप शॉर्ट फॉर्म अपने आप ही बना लोगे। लेकिन सबसे पहली बात है आपको समझ में आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। बशर्ते आपको इसके ध्यान से पढ़ना है और सॉल्व भी करनी है, ठीक। तो आप सॉल्व पढ़िए और सॉल्व करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। तो चलिए आपने सॉल्व कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। मैं इसके 2 मेथड बताता हूँ, बेसिक और एक शॉर्ट। बेसिक मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि जो शॉर्ट आया वो आया कहाँ से, ठीक है। तो कह रहा है एक निश्चित राशि, मान लिया हमारा प्रिंसिपल कितना है? P। प्रिंसिपल हमने मान लिया कितना है हमारा? P।
माना प्रिंसिपल कितना है हमारा P, और 4 वर्षों के लिए निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने कितना मान लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने मान लिया R%। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो टाइम तो दिया है उसने, टाइम दिया है उसने 4 वर्ष, 4 वर्ष 4 ईयर दिया हुआ है। तो आप बताइए वो कह रहा है कि 4 वर्षों के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज पर रखा गया है, यदि उसी राशि को 5% अधिक पर रखा जाता है तो 640 रुपये अधिक मिलते। तो एक बात बताइए आप हमें कि जो हमें ब्याज मिलता है वो सिंपल इंटरेस्ट में किस पे मिलता है, हमेशा मूलधन पे ही तो मिलता है, इंटरेस्ट पे तो मिलता नहीं है कोई भी ब्याज हमें, सिर्फ हमें क्या मिलता है, प्रिंसिपल पे मिलता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितना है, R% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और दूसरी कंडीशन जो करा है उसमें 5% ज़्यादा है। तो 5% अगर ज़्यादा है तो ब्याज भी तो हमें क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो 5% ज़्यादा है उसके SI में से जो 4 वर्ष का है, 4 वर्ष का सॉरी दोनों है, लेकिन जो हमारा R% है उसमें से अगर घटा दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, 640 रुपये। तो चलिए सॉल्व करते हैं, तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा आपको। तो पहली कंडीशन में ये दिया था, लेकिन हम पहले दूसरा कंडीशन ले लेते हैं कि यदि उसी राशि को 5% अधिक पर दर पर, प्रिंसिपल तो हमारा वही है, कह रहा है ना सेम राशि है, उसी राशि पर बोल रहा है, तो प्रिंसिपल हमारा क्या है, P है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, R तो हमारा पहले था लेकिन 5% बढ़ गया है, और टाइम क्या है, वही है। तो हमारा SI कितना हो जाएगा, बटा 100। ठीक, आगे कह रहा है कि अब क्या करना है, राशि हमारी वही है प्रिंसिपल, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले कितना था, R% था, टाइम ये है अपॉन 100, यहाँ की SI आ गई। कह रहा है 640 रुपये अधिक प्राप्त होता है, किसको अधिक प्राप्त होता है, जो R+5 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमने दिया है उस पर जो है 640 रुपये पहले से अधिक प्राप्त होता है। अगर मैं इसे 640 रुपये इसको दे दूँ पहले वाले को, R% रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले को, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। तो यहाँ पे इसको मैं इधर लाता हूँ, घटा देते हैं, तो PR+5 इंटू 4/100 माइनस PR इंटू 4/100 बराबर 640। अब सॉल्व करते हैं। यहाँ PR, यहाँ पे अगर गुणा कर दिया PR इंटू 4, P का भी अंदर गुणा किया 4 का भी, इतना आ गया अपॉन 100, प्लस कितना आएगा 5 में अब करूँगा तो कितना आएगा, P5 गुणित 4/100 बराबर कितना, माइनस PR4/100 बराबर कितना, 640। तो यहाँ पे देखा जाए तो PR इंटू 4/100, PR इंटू 4 इंटू 100 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस है प्लस है, घट गया 0। यहाँ बचा कितना, P5 4/100 बराबर कितना, 640। तो अब यहाँ से हम P का मान निकालने, हमसे पूछा क्या है, P राशि तो पूछा है, तो 5 चौका 20, 5 चौका 20, तो 0 से 0 कैंसिल हो, कितना आ गया 32। तो 100 का गुणा इधर करेंगे तो हमारी प्रिंसिपल कितनी आ गई, 3200। तो आपको ये बेसिक मेथड था कि आपको पता चल गया होगा कि ये आया कहाँ से, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब शॉर्ट मेथड ये है, शॉर्ट मेथड ये है कि टाइम जब सेम दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब बढ़ गया तो क्या होगा, हमारा प्रिंसिपल वही है, जो बढ़ा हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो बढ़ा हुआ क्या है हमारा ब्याज है, तो उसी के बराबर होगा। मतलब जो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया है तो वही तो हमारा क्या हुआ, ब्याज बढ़ेगा, ठीक है। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और टाइम सबके लिए वही है 4 साल, इंटू 100 बराबर कितना, 640 रुपये किस पे मिला हमें, जो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया वही तो हमारा बढ़ गया। तो ये 5% की क्या है, बराबर है, तो 4 साल में मिल रहा है तो 20%। अब सॉल्व कर लेते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 5 चौका 20, तो यहाँ कितना आ जाएगा 32। अब P बराबर क्या, 100 का गुणा इधर कर दिया तो 3200 रुपये हो गया।
ठीक, तो ये चीज़ें कहाँ से आई, ये चीज़ यहाँ से मैंने क्या किया है, सॉल्व करने की कोशिश की है आपको समझाने की, समझ में आ गया होगा आपको। ये डायरेक्टली आप मतलब कहने का अर्थ, पहले आर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ब्याज था, फिर R+5 हो गया, तो पहले जो ब्याज मिल रहा था उससे 640 रुपये अधिक मिला। तो 640 रुपये अधिक कब मिला, जब हमने क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% बढ़ाया। मतलब कहने का अर्थ 5% जो बढ़ा वही 640 रुपये में एक्स्ट्रा दिया, लेकिन 4 साल तक बढ़ा। तो 1 साल में 5%, तो 2 साल में कितना 10%, 3 साल में 15%, 4 साल में कितना 20%। तो 20% बराबर 640, तो 1% का मान कितना होगा 32। तो 100% हमारा कोई भी मूलधन, हमारी कोई भी संख्या जो होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो 100% बराबर कितना 3200। ऐसे भी कर सकते थे आप। तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, बशर्ते आप इसको ध्यान से पढ़िए और फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, सॉल्व करने की कोशिश की होगी, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। क्या है, राजू अपनी आधी पूंजी जो है 6% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करता है, और 1/3 पूंजी 15% पर, और शेष पूंजी जो है 12% वार्षिक दर पर निवेश करता है। उससे प्राप्त होने वाली औसत वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करनी है। तो अगर हमें एवरेज साल भर का रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 1 साल का ब्याज चाहिए। 1 साल में टोटल ब्याज कितना मिल रहा है, टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, और 1 साल में हमने कितना खर्चा किया, प्रिंसिपल लगाया था, टोटल प्रिंसिपल इंटू 100 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस में करते थे, क्या करते थे, अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो आप क्या करते थे, जो प्रॉफिट होता था अपॉन कॉस्ट प्राइस थी, जो हमने इन्वेस्ट किया है और जो हमें प्रॉफिट चाहिए इंटू 100 करते थे ना, कि हमें कितने प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट हुआ है। तो वही तो कहानी यहाँ भी है भाई, हम तो कुछ पैसा लगा रहे हैं ना, हम तो कुछ पैसा क्या कर रहे हैं, बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब हमारा कॉस्ट प्राइस है भाई, और हमें कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, वही तो हमारा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। वही तो हमें जो प्रॉफिट होगा वही क्या है, हमारा रेट है, कितने रेट पे हमें प्रॉफिट होगा। तो सेम वही बात है। तो चलिए, कह रहा आधी पूंजी मतलब 1/2 कह रहा है, और फिर आगे कह रहा है 1/3। तो हम क्या करते हैं, 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं, कितना होगा 6। तो हम क्या मान लेते हैं कि हमारी जो टोटल पूंजी है, क्योंकि आधा 1/3 लेना है, अगर हम 150 मानते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि इनका एलसीएम ले लेते हैं, और उसी हिसाब से हम अपनी पूंजी क्या मानते हैं, मतलब हमारा जो प्रिंसिपल है वही हम मानते हैं। तो हम इसका एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। तो या तो 60 मानो या तो 30 मानो, मतलब 6 के क्रम में मानना है, ताकि जाके आधा और तिहाई जो है वो कैंसिल हो जाए। तो हमने क्या मान लिया, हमारा प्रिंसिपल जो है 6x मान लिया, प्रिंसिपल जो हमने मान लिया वो 6x माना। तो कह रहा है कि राजू अपनी आधी पूंजी, तो टोटल प्रिंसिपल अगर 6x है तो आधी पूंजी कितनी होगी 3x, कितने पे 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। और टाइम बोला है उसे प्राप्त होने वाली औसत वार्षिक ब्याज, मतलब 1 साल की बात कर रहा है, अपॉन 100। तो एक चीज़ और आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा इसमें कि हमने सिंपल इंटरेस्ट क्यों लिया। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में ना बोला जाए तो आप सिंपल इंटरेस्ट ही लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसने कंपाउंड इंटरेस्ट की चर्चा कहीं की नहीं, तो हमने क्या ले लिया, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये हमें क्या मिल गया, 6%, मतलब एक आधी पूंजी पर 6% दर पे 1 साल में ब्याज कितना मिल गया, इतना। एक ब्याज ये हो गया, अब दूसरा ब्याज क्या कह रहा है, 1/3। 1/3 इसका कितना होगा 6x का 2x, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 15% पे, टाइम कितना है 1 साल, अपॉन 100। ये S1 कर लेते हैं, S2 कर लेते हैं। और जो तीसरा भाग है वो कितना है, शेष राशि अब कितनी बच गई, 2 हमने यहाँ ले लिया, 3 यहाँ ले लिया, तो यहाँ कितना बच गया, 1 भाग x बच गया। और उसे हम क्या कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 पे
दे रहा है और टाइम कितना है 1/100 कर दिया हमने। ठीक, अब हमें क्या मिल जाएगा, टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये S3 हो गया हमारा, SI3 सिंपल इंटरेस्ट 3। अब टोटल हमें क्या मिल गया, SI मिल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से कितना होगा, ये परसेंटेज नहीं होगा सॉरी, क्योंकि परसेंटेज हटाने के लिए हमने तो क्या किया है, 100 से भाग दिया है। तो ये कितना हो गया, 6×3 = 18x बटा 100 प्लस यहाँ कितना 15×30x बटा 100 और यहाँ कितना हो गया 12x बटा 100। ये टोटल कितना हो गया 12×18 = 30, 30×2 = 60x बटा 100। तो 20×3 = 60, 20×5 = 100, 3x/5 आया। 3x/5 हमारा क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल का चाहिए, तो कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट हमें कितना मिला टोटल 1 साल में 3x/5 और हमने अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया था, मेरी प्रिंसिपल कितनी थी भाई टोटल 6x। अब परसेंटेज में चाहिए तो 100 से हम क्या करेंगे, गुणा कर दिया। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 3x, 5 नीचे आएगा तो ये 6x इंटू 100, तो ये कितना हो गया 3×2 = 6 और 5×2 = 10, 1 0 कैंसिल। तो यहाँ कितना आ गया हमारा 10% आया। कितना आ गया हमारा 10%। कौन सा सही है हमारा, ए। तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कि आया कहाँ से आंसर। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर वीडियो रोक करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, बशर्ते आपको इसे अपने से सॉल्व जरूर करना है। ठीक है, जितना मैं बड़ा बता रहा हूँ उतना बड़ा आपको करना नहीं है भाई, उतने लॉन्ग में, लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना सॉर्ट करते हैं। क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे है, तभी आप टाइम बचा पाओगे। और ये कहो कि आप वहाँ सोचने बैठ गए कि कैसे करना है, तब आप टाइम नहीं बचा पाओगे। और सबसे बड़ी बात, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तभी आप क्वेश्चन पढ़ते ही समझ जाओगे कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे। ठीक है, चलिए आप इसे करिए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। चलिए आपने पढ़ लिया होगा और करने की कोशिश की होगी, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। कह रहा है एक ट्रेन एक ही दिशा में 6 किमी और 9 किमी की गति से चल रहे दो व्यक्तियों को क्रम से 18 सेकंड और 20 सेकंड में पूरी तरह पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई बतानी है। एक बात बताइए, कोई व्यक्ति ये है जा रहा है, कोई व्यक्ति ये है जा रहा है और कोई व्यक्ति ये है जा रहा है। ठीक है, एक ट्रेन है, ये ट्रेन है जा रही है। ठीक है, तो एक ही व्यक्ति है, मान लीजिए ये पहला वाला व्यक्ति है जो 6 किमी की स्पीड से जा रहा है, ये भी v की स्पीड से जा रही है, तो स्पीड दी नहीं रखी है, तो ये भी किमी प्रति आवर की स्पीड से आ रही है। ठीक है, और दूसरा व्यक्ति कौन है, ये हो गया हमारा जो 9 किमी प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा है, 9 किमी प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा है। और एक ट्रेन है जो यहाँ पे है, वो कितने की स्पीड से जा रही है, नहीं दिया, हमने क्या माना है v किमी प्रति घंटा माना है। अब आप बताओ, अगर वो कितने टाइम में पार कर रहा है, 18 सेकंड में पार कर रहा है, तो चलते 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 आप ट्रेन कहाँ पहुँच गई, पार कर गई इसको। बोला ना 18 सेकंड, 18 सेकंड बीट किया, मतलब ये पार कर गई इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, आप बताइए इसकी डिस्टेंस कितनी है, हमने मान लिया x है ट्रेन की लंबाई। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसने आदमी को पार करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, खुद की लंबाई के ही बराबर तो डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्योंकि यहाँ पे उसका मुंह यहाँ था और पार करते करते अब ये क्या हो गया, हमारा पूंछ आ गया। तो उसने कितना डिस्टेंस टोटल ट्रेवल कर लिया, x डिस्टेंस ट्रेवल किया। और अगर देखा जाए डिस्टेंस कितना उसने ट्रेवल किया तो x किया, और रिलेटिव स्पीड इसकी कितनी आ गई, रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई भाई,
क्योंकि वो भी तो 6 किमी प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था और उसी दिशा में ट्रेन भी जा रही है। अगर मान लीजिए अगर ट्रेन की स्पीड 6 किमी प्रति घंटा होती और व्यक्ति की भी 6 किमी प्रति घंटा है, तो कभी क्या पार कर पाएगा उसे? क्योंकि 1 घंटे में वो 6 किलोमीटर चलेगा, तो 1 घंटे में वो भी 6 किलोमीटर चलेगी ट्रेन भी। तो कभी क्या उसे पार कर पाएगा व्यक्ति को? नहीं कर पाएगा ना। पार करने के लिए क्या करना है उसको? ट्रेन की स्पीड व्यक्ति की स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमारा रिलेटिव स्पीड क्या होगा? v-6 ही होगा किमी प्रति घंटा। और यहाँ पे भी सेम कंडीशन, यहाँ पे भी सेम कंडीशन। यहाँ पे भी व्यक्ति क्या कर रहा है? व्यक्ति को पार करने के लिए ट्रेन अपनी डिस्टेंस के बराबर ही तो ट्रेवल कर रही है। यहाँ 9 किमी प्रति घंटा है, तो रिलेटिव स्पीड यहाँ क्या हो जाएगी? v-9 किमी प्रति घंटा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा, मैंने समझाने की कोशिश की है। चलिए सॉल्व करते हैं अब क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन एक ही दिशा में 6 किमी और 9 किमी, तो हमें क्या माना हमने? कितना? ट्रेन की स्पीड कितनी? ट्रेन की स्पीड कितनी? v माना है हमने, किमी प्रति घंटा। और ट्रेन की डिस्टेंस कितनी है? ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई कितनी है? लेंथ, x माना है हमने, मीटर, किमी कितना? x किमी हो गई। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्या होगा? v बराबर क्या होता है? d/t। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ट्रेन क्या कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? अपनी लंबाई की बराबरी तो कर रही है, तो कितना? x। तो x बराबर क्या हो जाएगा? v और t का गुणा, स्पीड और टाइम का गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? ट्रेन की लंबाई पता चल जाएगी। तो v की कितना है? हमारी रिलेटिव स्पीड कितनी आई थी भाई? रिलेटिव स्पीड हमारी आई थी v-6। और टाइम कितना है? 18 सेकेंड है। तो ये कितना आया था? एक किमी प्रति घंटे में है, तो इसको हम क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया, तो कितना हो जाएगा? 5/18 से हमने गुणा कर दिया। और कितने सेकंड में? 18 सेकंड में पूरा कर रही है। और आगे यही कह रहा है कि दूसरा जो व्यक्ति है 9 किमी प्रति घंटे पे, तो ट्रेन की स्पीड लंबाई के बराबर ही तो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। यहाँ पे स्पीड कितनी है? रिलेटिव स्पीड कितनी आई थी हमारी? v-9 किमी प्रति घंटा में था, तो उसे हमने क्या मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया 18। और कितने सेकंड में पार कर रही है? 20 सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे वही होगा ना। तो d बराबर क्या? v/t। यही हमने किया है। तो ये एक, ये दो क्या है? दोनों ट्रेन की डिस्टेंस है, मतलब ट्रेन की लंबाई है दोनों, x तो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो v-6 गुणित 18, सॉरी 5/18 भी तो है। यहाँ कितना है? x-9 5/18 गुणित 20। 5/18 दोनों तरफ है, कैंसिल, 2 से काट देते हैं तो कितना? 9, 10। सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 9v-9 6 54। और यहाँ कितना हो जाएगा? 10x और 10v होगा, v-9 है, सॉरी। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10v-10 9 90। 9 को इधर लाते हैं, 90 को उधर ले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा? v बराबर कितना? 36 किमी प्रति घंटा है। कितना है? 36 किमी प्रति घंटा। और मीटर पर सेकंड में देखा जाए तो कितना होगा? 36 गुणित 5/18, तो 18 दूना 36, 10 मीटर पर सेकंड। कितनी? 10 मीटर पर सेकंड। तो हमसे पूछ क्या रहा है? ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? x बराबर कितना? किसी में रख लीजिए आप, समीकरण 1 चाहे 2 किसी में रख लीजिए। तो हम 1 में रख लिया हमने, v-6 इंटू 5/18 गुणित 18। यहाँ से 18 कैंसिल, v का मान कितना आ जाएगा? 36 माइनस 6 बराबर 30 गुणित 5। तो यह कितना हो जाएगा? 150 मीटर, 150 मीटर। क्योंकि हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया था ना, तो ये कितना आएगा? मीटर में तो आएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? 150 मीटर। कौन सा?
150 मीटर। तो ये हमारा क्या था, बेसिक मेथड था, पूरा बेसिक प्रॉपर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए तो मैं दूसरा ट्रिक भी बता देता हूँ। तो ट्रिक के लिए क्या करना है कि यहाँ पे एक चीज उसने बोली है कि एक ट्रेन एक ही दिशा में 6 किमी 9 किमी की गति से चल रहा है, दो व्यक्ति क्रम से 18 सेकंड और 20 सेकंड में। डिस्टेंस कितना हमने बताया था वहां ट्रेवल कर रहा है, वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, अपनी लंबाई के ही बराबर तो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। मतलब कहने का अर्थ यह ध्यान देना है, लंबाई दोनों की क्या है, बराबर है, मतलब डिस्टेंस बराबर है। तो आपको पता है v बराबर क्या होता है, d/t होता है। अगर डिस्टेंस सेम है तो v बराबर क्या होगा, 1/t। क्या होगा, 1/t। तो v बराबर पहले कितनी थी, देखा जाए तो टाइम कितना हमारा, पहले व्यक्ति को पार करने में कितना टाइम लग रहा है, 18 सेकेंड पर्सन 1, और पर्सन 2 कितना होगा, 20 सेकेंड। तो इनका रेशियो कितना आया है, 9 × 10। अगर टाइम का रेशियो 9-10 आया है तो स्पीड क्या होगी, उल्टा विपरीत होगी। स्पीड कितनी हो जाएगी हमारी, हमारी स्पीड कितनी होगी, 10-9 की होगी। तो यहाँ पे हमें स्पीड कितनी मिल गई, 10-9 की रेशियो। और हमारी ट्रेन की स्पीड हमने कितनी मानी थी, v, और उसकी ट्रेन की लंबाई कितनी मानी थी, x। तो यहाँ पे हमारी जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, क्योंकि मैंने बताया ना व्यक्ति भी 6 किमी प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा है और ट्रेन जो है वो कितने की स्पीड से आ रही है, v की स्पीड से। तो हमारा रिलेटिव स्पीड कितना आएगा 6 किमी वाले का, तो v-6 ही तो आएगा। और 9 किमी वाले का कितना आएगा, v-9 आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा, v-6, यहाँ पे कितना आएगा, v-9, क्योंकि 20 सेकंड में यहाँ पार कर रहा है तो ये v-9 वाला है, 18 सेकंड में। तो यहाँ हमारी क्या है, स्पीड की रेशियो मिल गई, और हमारी क्या आ गई, स्पीड यहाँ पे हमने जो माना था वो आ गई हमारी। तो हम रख लेते हैं, तो v-6 v-9, इनका रेशियो कितना दिया, 10-9। सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 9v - 9 × 6 = 54। ये कितना हो जाएगा, 10v - 10 × 9 = 90। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, v बराबर कितना, 36 किमी प्रति घंटा आएगा। कितना आ गया, 36 किमी प्रति घंटा। तो इसको हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 36 × 5/18। तो 18 × 36 कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गई हमारी, किसकी, v की। तो हमारी यहाँ रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, यहाँ पे हमारा आया है 36 किमी प्रति घंटा, यहाँ पे कितना है, v-6 किमी प्रति आवर। तो यहाँ पे हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हमारी स्पीड कितनी होगी, 30 किमी प्रति घंटा, क्योंकि 36 में से 6 गया 30, यहाँ कितना आएगा, 27 किमी प्रति घंटा। 30 की स्पीड से 18 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वही तो हमारी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई होगी भाई, उतना ही तो हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो x बराबर क्या होगा, v × t होता है। तो v क्या कितना है हमारा, 30 किमी प्रति घंटा है। तो इसको हमने क्या किया, मीटर पर सेकेंड में चेंज किया, और टाइम हमारा क्या है, सेकेंड में दिया है 18 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा, 3×5 = 15, 150 मीटर आया। तो चाहे आप ऐसे करिए चाहे आप वैसे करिए, वो आपकी मर्जी है, जो आपको समझ में आए, लेकिन आप ट्रिक का यूज़ सीख रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम मिलता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, लेकिन इसे आप ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। कह रमेश एक यात्रा को 3.5 घंटे में पूरी कर सकता है। वह यात्रा का पहला भाग 24 किमी प्रति घंटे की गति से और दूसरा भाग 32 किमी प्रति घंटे की गति से तय करता है। दो भाग हैं, मतलब कह रहा है कि हाफ जो है वो 24 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से और दूसरा है 32 किमी प्रति घंटे की से तय करता है।
तो कुल दूरी बतानी है हमें, ठीक है। तो एक बात बताइए, वो कह रहा है कि 3.5 घंटे में पहला भाग, तो 2 भाग हैं, हम मान लेते हैं कितना, टोटल डिस्टेंस हमने कितना मान लिया 2x, आधा भाग x हो गया, इधर का आधा भाग x हो गया, और जो है वो पहला भाग 24 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है, किमी प्रति घंटे की स्पीड से, और दूसरा 32 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से। तो एक बात बताइए, टोटल टाइम उसने दिया है और हमें यहाँ पे क्या है, आधे का टाइमिंग डिस्टेंस और टाइमिंग स्पीड पता हो गई, आधे की स्पीड डिस्टेंस और स्पीड पता हो गई, तो हम टोटल टाइमिंग नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, T1 मान लेते हैं, यहाँ की T2, तो T1 प्लस T2 बराबर कितना, 3.5 घंटा ही तो लगेगा। यही तो बोला है इसने कि आधा भाग 24 किमी प्रति घंटा और आधा 32 किमी, तो हमें पता चल गया। अब यहाँ से हम इस टाइम निकाल ले सकते हैं नहीं, तो यहाँ से टाइम कितना हो गया, x/24 किमी प्रति घंटा, क्योंकि आपको पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर क्या होगा, d/t। डिस्टेंस हमें पता है और v हमें पता है, तो हमने रख दिया, तो हमें टाइम पता चल गया, तो यही यहाँ पे भी कर दिया 32 किमी प्रति घंटा। अब सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा ये x, यहाँ कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम लेते हैं कितना 96, 24 चौका 96 और प्लस 32 थे यहाँ 96, यहाँ कितना आ गया 3.5, तो x गुणते 7 96 और यहाँ कितना 35 नहीं 3.5 सॉरी, यहाँ कितना आ जाएगा, 7 से कट किया तो 0.5 और x बराबर कितना 96.5 को क्या लिखते हैं हम 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 48 किमी। हमारी आधा डिस्टेंस कितनी आ गई, x हमारी, और टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी होगी भाई, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है 2x, x का मान हमें पता है, तो 2 गुणते 48 बराबर कितना 96 किलोमीटर। तो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो हमारा कौन सा आंसर सही है, डी। ये हमारा था बेसिक मेथड, ये हमारा क्या था बेसिक। अब शॉर्ट मेथड देख लेते हैं, तो हमारा शॉर्ट मेथड है, आपको पता है कि वो क्या है, सेम डिस्टेंस चल रहा है, आधा जो है वो 32 किमी की स्पीड से चल रहा है प्रति हावर की, और अगर सॉरी आधा जो है 24 किमी प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, और दूसरा 32 किमी की प्रति हावर से, और डिस्टेंस क्या है उनकी सेम है। अगर आपको पता है डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड क्या होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, ठीक है। अगर स्पीड हमारी बढ़ेगी तो टाइम क्या होगा, घटेगा, टाइम घटेगा तो स्पीड बढ़ेगी, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं। तो आधे भाग के लिए कितनी स्पीड थी इसकी, स्पीड पहले 24 थी, आधे भाग के लिए आगे 32 थी, डिस्टेंस हमारा क्या है सेम है, तो हमारा टाइम स्पीड का रेशियो कितना आ गया 8 3 24, 8 चौक 32, 3 और 4 आ गया, तो टाइम का रेशियो हमारा कितना होगा 4 और 3 हो जाएगा, जाहिर सी बात है, यहाँ से कितना हो जाएगा 4 और 3, ठीक। टोटल टाइम अगर हमने यहाँ मान लिया 4x है, यहाँ पे कितना 3x, तो टोटल टाइम कितना हो गया, यहाँ पे कितना 3x, तो टोटल टाइम कितना 7x, लेकिन उसने कितना दिया है 3.5, तो x का मान कितना 0.5 आया, तो यहाँ टाइम कितना लग रहा है, यहाँ टाइम लग रहा है 2 घंटे, और यहाँ कितना 1.5 घंटे, यहाँ में टाइम कितना लग रहा है 2 घंटे जाने में, और यहाँ कितना 1.5 घंटे, तो 24 की स्पीड से अगर जाएगा 2 घंटे तो कितना जाएगा 48 किलोमीटर, डिस्टेंस हमारा x मिल गया, 48 किलोमीटर जाएगा। तो 2 घंटे में 24 की स्पीड से 1 किलोमीटर में 24, तो 2 घंटे में कितना 48 किलोमीटर, तो ये आधा भाग था। टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है 2x, तो टोटल डिस्टेंस 2x है, तो 2 से हमने क्या किया गुणा कर दिया, 2 गुणित 48 कितना हो गया 96 किलोमीटर। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस कर रखे होंगे, ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीज़ें आपको आ जाएंगी,
हाँ, लेकिन बेसिक भी आपको आना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, बशर्ते आपको इसे पढ़ना है ध्यान से और सॉल्व करने की भी कोशिश जरूर करनी है। ठीक है, चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। कह रहा है ट्रेन ए ट्रेन बी से 25% तेज है, तो इनका क्या दिया है, स्पीड का रेशियो दे रखा है इसने। 25% का मान कितना होता है, 1/4। अगर बी 4 है तो 25% ज़्यादा मतलब 1, ये ज़्यादा। भाई 25% का मान कितना है, 1/4। अगर हमारा बी जो है 4 है तो ए कितना है, 25% ज़्यादा है तो ए कितना हो जाएगा, 5। यही तो आया, 5 और 4 का रेशियो तो हमने लिखा है। आगे कह रहा है ए और सी का रेशियो दिया है, क्योंकि बोला है और ट्रेन सी से, कौन, ए, ट्रेन सी से ए कितना है, 25% धीमा है। अगर सी 5 है तो ए कितना होगा, 4, क्योंकि 20% का मान कितना होता है, 1/5। तो सी अगर 5 है तो 20% धीमा मतलब 4 है। यहाँ पे देखा जाए तो ट्रेन तो एक ही है, यहाँ पे ए का मान कितना है, 5, यहाँ ए का मान कितना है, 4 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए हमें 4 का गुणा यहाँ करना पड़ेगा, तो 4 का यहाँ भी करना पड़ेगा मजबूरी में। अगर और यहाँ 5 का गुणा करते हैं तो यहाँ भी 5 का गुणा हमें करना पड़ेगा। तो ए बी और सी की स्पीड का रेशियो हमें मिल गया कितना, 5 चौका 20, 4 चौका 16, और ये कितना हो गया सी हमारा, 25। ठीक, अब हमें ये मिल गया कितना, स्पीड का रेशियो। आगे दे रखा है उसने लंबाई का अनुपात, ट्रेन की लंबाई का अनुपात उसने दे रखा है कितना, 1, 2 और 3। ठीक, अब हम मान लेते हैं इनकी स्पीड कितनी है, 20x है, 16x है और 25x, और इनकी लंबाई 1y 2y और 3y है। ठीक, इतना समझ में आ गया। कह रहा है यदि ट्रेन ए ट्रेन बी को 54 सेकंड में पार करती है, ट्रेन ए ट्रेन बी को 54 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन सी बी को कितने सेकंड में पार करेगी। ट्रेन ए बी को कितने सेकंड में, 54 सेकंड में पार करती है। तो आप बताइए टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कह रहा है वो 54 सेकंड में पार करता है, कितने सेकंड में, 54 सेकंड में पार करती है। तो आप बताइए कि अगर एक ट्रेन ऐसे जा रही है, दूसरी ट्रेन भी ऐसे जा रही है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं। तो हमने क्या बताया था, इनकी जो है टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दोनों ट्रेनों की लंबाई। तो दोनों ट्रेनों की लंबाई कितनी है, ए और बी की लंबाई कितनी है, 1 और 2 कितना, 3y। ठीक, और इनका स्पीड कितना आएगा हमारा, रिलेटिव स्पीड ही तो देखेंगे, क्योंकि बाद वाले का ज़्यादा होगा, पहले वाले का कम होगा, जो आगे जा रही है, और उसका कम होगा, बाद जो पीछे से आ रही है उसकी ज़्यादा होगी, तभी तो वो क्या करेगा, ओवरटेक करेगा, उसको पार करेगी। तो हम क्या करते हैं, पहले वाले में बाद वाला क्या करते हैं, घटाते हैं रिलेटिव स्पीड के लिए। तो पहले की स्पीड कितनी है हमारी, ये बोल रहा है ट्रेन ए ट्रेन बी को, मतलब बी आगे जा रही है, बी को पार कर रहा है मतलब बी आगे जा रही है। तो बी की स्पीड कितनी है, 16x, और ए की कितनी है, 20x। तो कितना आ जाएगा यहाँ, 4x आएगा रिलेटिव स्पीड हमारी। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, वाई बाई एक्स का मान हम निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा, 18 तिरिक 54, और ये 4 का गुणा हो जाएगा तो कितना है, 18 चौका 72। यहाँ से हमें क्या मिल गया, y बाई एक्स का मान निकल गया। तो कह रहा है ट्रेन सी और ट्रेन बी को कितने सेकंड में पार करेगी, ट्रेन सी
ट्रेन बी को कितने सेकंड में, बी को पार करने में लगने वाला समय, पार करने में लगने वाला समय कितना होगा? डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? सी और बी टोटल डिस्टेंस, क्योंकि मैंने कहा ना कि अगर ट्रेन सी आगे जा रही है, सॉरी अब बी आगे जा रही है और सी पीछे जा रही है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा भाई? इसका भी डिस्टेंस और इसका भी डिस्टेंस क्या होगा, टोटल होगा हमारा। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है सी और बी का? कितना? 5y डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और रिलेटिव स्पीड किसकी होगी? क्योंकि ट्रेन सी बी को, मतलब सी की स्पीड ज़्यादा होगी बी की कम, तभी तो पार करेगा। अगर दोनों की स्पीड बराबर होगी, आप ही सोचिए कि दोनों की स्पीड बराबर होगी, अगर 20 किमी प्रति घंटे दोनों की स्पीड हो तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर ये भी जाएगी, 20 किलोमीटर ये भी, तो क्या कभी एक दूसरे को पार कर पाएंगे? पार तभी करेगा अगर इसकी 20 होगी और इसकी 30, तो 1 घंटे में ये 20 किलोमीटर जाएगा, 1 घंटे में 30 किलोमीटर, मतलब ये 10 जो किलोमीटर हमारा एक्स्ट्रा यही चला, यही क्या हो हमारा, यही तो क्या किया, दूरी को कम किया। तो हमारा रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी हमारी? सी की 25 है, बी की 16 है, तो 25 माइनस 25x माइनस 16x बराबर कितना? 5/9। यहाँ कितना आया था y, यहाँ कितना है x। अब y/x का मान हमें पता है, y/x का मान कितना है? 72 रख दिया, 9 8 72, यहाँ 8 आ गया, तो यहाँ कितना हो गया? 8 5 40। टाइम किस में है? सेकंड में। कितना हो गया हमारे पास? 40 सेकंड। कहने का 40 सेकंड में वो क्या करेगी? ट्रेन सी ट्रेन बी को पार कर जाएगी। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ये तो सेकेंडो का सवाल है, मैंने कई बार आपको बताया है कि आपको इसे, हमको लग रहा है पेन उठाना भी नहीं पड़ेगा और आप कर चुके होंगे अब तक, जितना मैंने बोला अब तक आपने आंसर दे भी दिया होगा। ठीक है, तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। जब कह रहा है कि जब ए अकेले कोई कार्य करता है तो उसे कार्य पूरा करने में ए प्लस बी द्वारा लिए गए समय से 25 दिन अधिक लगते हैं, जबकि बी अकेले उस कार्य करता है तो ए प्लस बी द्वारा लिए गए समय से 16 दिन अधिक पूरा करने लगता है। तो ए और बी मिलकर वह कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है कि ए प्लस बी द्वारा लिया गया समय जो होगा, समय अंडर रूट ए प्लस बी द्वारा जो ए से एक्स्ट्रा टाइम लिया गया होगा, ए अकेले कार्य जो है ए प्लस बी से जो टाइम लग रहा है, जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है उसका हम गुणा कर देते हैं अंदर 25, और जो बी द्वारा टाइम लग रहा है ए प्लस बी से जितना अधिक लग रहा है, बी द्वारा जो टाइम लग रहा है जितना ए प्लस बी से अधिक टाइम लग रहा है उसका हम क्या कर लेते हैं? अंदर गुणा कर लेते हैं, उसका वर्ग निकाल लेते हैं, गुणा करके वर्ग निकाल लेते हैं। जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है हम क्या करते हैं? दोनों को आपस में गुणा करके वर्ग निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा? ये 5 और ये 4, तो ये कितना हो गया? 20 दिन की बात हो रही है, तो दिन कितना हो जाएगा हमारा? ये 20 दिन। कहने का अर्थ ए प्लस बी द्वारा जो टाइम लग रहा है उससे जितना टाइम ज़्यादा ए को लग रहा है, जितना ज़्यादा टाइम बी को लग रहा है, दोनों को आपस में हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं और उनका वर्ग निकाल लेते हैं। वही हमारा क्या है? ए प्लस बी द्वारा लगने वाला टाइम होगा। ठीक है, ये बहुत हार्ड नहीं है, अगर इसको बेसिक से करने बैठेंगे तो आधा घंटा लग जाएगा। ठीक है, इसको जब मैं आपको प्रॉपर पूरा पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि ये आया कहाँ से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही याद रखिए आप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा आइए, आप इसे पढ़िए फिर रोक करके सॉल्व, वीडियो रोक करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। कह रहा है एक फल विक्रेता ने सुपरमार्केट से 9,000 रुपए के फल खरीदे। उसने फलों का 2/3 भाग 40% के नुकसान पर बेच दिया।
उसे अपने बाकी फलों को कितने % लाभ पे बेचना चाहिए ताकि उसे ना लाभ हो और ना हानि हो। मान लिया हमने कितना माना, 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वो फल लेके आया। तो फल कितने लेके आया वो टोटल? कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है? 9,000। ठीक है, 9,000 फल खरीद के लेके आया, 9,000 किलो। आगे कह रहा है कि 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा इसका कितना होगा? 9,000 का 2/3 हिस्सा कितना होगा? कितना होगा? 6,000 होगा। 6,000 kg उसने क्या किया? 40% के लॉस पे बेचा। तो बेचा कितने पे? 40% का मान कितना होगा? 2/5। मतलब 5 का सामान बेचा कितने में? 2% लॉस पे, मतलब बेचा कितने पे? 3 पे। 5 का सामान 3 पे बेचा, तो बेचा कितने पैसे? 3/5 पे बेचा। तो 3/5 इसका क्या होगा? 3,600 रुपये मिलेगा। कितना मिल गया? 3,600। आगे कह रहा है कि उसे अपने बाकी फलों को कितने % लाभ पे बेचना चाहिए ताकि उसे ना तो लाभ हो और ना हानि हो। तो अब उसके पास फल बच कितने गए? 6,000। तो बेच दिए उसने 6,000 किलो। बचा कितना? 3,000 किलो। 3,000 किलो उसके पास फल बच गए। अब उसको क्या करना है? टोटल हमारा जो है वो 9,000 है केजी है। तो हमें चाहिए कितना? 9,000। तो ये कितना हो जाएगा? ये 54। अगर मैं 54 बेचूँ 5400 में, तभी तो हमें क्या होगा? बराबर होगा हमारा, यहाँ भी 9,000 यहाँ भी 9,000। तो कितना अधिक में बेचना पड़ेगा उसे? कितना अधिक में? 2,400 अधिक बेचना है हमें। लेकिन हमारी कॉस्ट प्राइस क्या है? 3,000। तो हमें परसेंटेज में नहीं चाहिए, कितने % प्रॉफिट पे बेचना है, तो इंटू 100। तो सॉल्व कर लेते हैं। 100 होना चाहिए। 1 2 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 80। कहने का अर्थ हमारा जो प्रॉफिट % होगा वो 80% अगर प्रॉफिट % पे बेचेगा कॉस्ट प्राइस से, तब जाके हमें क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ठीक है, कितने पे? 80% पे। तो हमारा कौन सा सही है? डी। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन और एक नए जोश के साथ।